एक और बढ़िया सी क्लास में where I'm Radhika Dua, your co-explorer, mentor and learning buddy for your amazing journey ahead of becoming future professionals. Here at Sharpa, we believe in nothing less than excellence. That is why we thoroughly believe that you all can excel in your respective fields. अभी तक हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं. वी हैव डन बेसिक जीएसटी वर्क कैसे करता है, डेफिनेशंस कैसे हैं, कौन सा एक्ट हम फॉलो करते हैं, ड्यूअल मॉडल कैसे फॉलो कर रहे हैं, जीएसटी की कैलकुलेशन कैसे करनी है, लायबिलिटी कैसे निकालनी है. वी इवन सॉ कि आईटीसी कैसे अवेल यूटिलाइज कर सकते हो. देन वी ऑल्सो सॉ कि क्या क्या रिटर्न्स भरनी पड़ती हैं, क्या क्या फॉर्म्स भरने पड़ते हैं कि अगर जीएसटी बहुत देयर लॉट ऑफ कंप्लायंस, a lot of tedious work that you have to do with GST, right? But what if you are unable to do it? What if that you forget or for any certain reason you delay these forms, these returns? Then what will happen? What are the penalties associated? What are the taxes? What are the fines? What is the interest that you need to pay? Government अपने पैसे को लेके बहुत serious है, बहुत serious है. If we are not providing the data or the tax that is supposed to be filled by you, the data that the government requires, if you are not giving them that data, what will happen after that? Government is serious about it. They're not taking this as any certain haywire. No, they are not taking this as a joke. They are very serious about it. That is why the compliances are in place. So you need to obey them. You need to adhere them. So what are the penalties, interest and fines for non-payment or delay in your GST returns filing? So let's see that in today's class. आइए सीखते हैं कुछ नया, कुछ ऐसा जो हमें हर वक्त मदद कर रहा है. बेमतलब अपने एक्सपेंसेस को हम कट कर सकते हैं. प्लस इफ यू आर डूइंग योर कंप्लायंस, यू आर ऑन द ट्रैक, देयर आर लेस चांसेस ऑफ स्क्रूटनी, राइट? तो चलिए आइए देखते हैं क्या है ये आज की क्लास में नया हमारे पास क्या है. चलिए स्टार्ट करते हैं कि what are the GST late fees, interest and penalties required associated with delayed GSTR filing or no filing at all. So let's start. So as you see, there are a lot of common GST returns and form including GSTR 1, 2B, 3B, 9, 9C. We have seen जो हर वक्त ही काम हो रहा है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. क्या क्या फॉर्म्स है, वो कब कब भरे जाते हैं, क्या क्या उनके रीजन है, क्या क्या पर्पस है, कब तक भरना है और किसको भरना है, ये हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट? Just give me 1 second. I'm going to adjust my screen for you all. Yes, I think it is making more sense now. हाँ जी. So I am talking about in today's session हम हर एक GSTR फॉर्म उठाएंगे जो हम पढ़ चुके हैं, उसकी ड्यू डेट क्या है और अगर नहीं भरा तो क्या होने वाला है, ये सब बातें हम अब करने वाले हैं. So for GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाईज रिटर्न, अगर आपने GSTR 1 भरना है यानी कि आप एक रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हैं, आपका अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर था तो आपको मंथली रिटर्न भरनी है. अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है और आप QRMP स्कीम ऑप्ट करते हैं तो आपको क्वार्टरली रिटर्न भरनी है. क्या ड्यू डेट थी इसकी? अगर आप मंथली रिटर्न भरेंगे तो 11th ऑफ द फॉलोइंग मंथ इज योर ड्यू डेट, और अगर आप क्वार्टरली भरेंगे तो 13th ऑफ द मंथ ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम जून की बात कर रहे हैं तो 11th ऑफ जुलाई, और अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करी हूं यानी अप्रैल टू जून, सो 13th ऑफ जुलाई, राइट? अगर आप लेट कर देते हैं इस रिटर्न को फाइल करने में, आपने फाइल तो करी पर रिटर्न जो है लेट फाइल करी, तो क्या लेट फी लगने वाली है आपको? तो आपको लगेगा ₹50 पर डे, दैट इज 25 रुपीज फॉर CGST एंड 25 रुपीज फॉर SGST. अगर IGST होता तो डायरेक्ट 50, राइट? क्या दैट ₹10,000 पर रिटर्न मैक्सिमम हम जो आपसे ले सकते हैं लेट फाइलिंग का, वो ले सकते हैं 10,000 पर रिटर्न. पर रिटर्न, मैंने ये नहीं बोला है पर मंथ में, बोल रही हूँ पर रिटर्न. अगर जून की आपने लेट फीस
फाइल करी है तो 50 रुपए पर डे आपके ऊपर चढ़े जा रहा है, बट 50 मैक्सिमम आप जो मैं आपसे लेट फाइलिंग पे अमाउंट ले सकती हूँ एज लेट फी इज 10,000 रुपीज पर रिटर्न। जून की 10,000 मैक्सिमम, जुलाई की 10,000 मैक्सिमम, अगस्त की 10,000 मैक्सिमम एंड सो ऑन। आप ऐसे नहीं कह सकते कि टोटल सिर्फ 10,000 पैसे लोगे, नो, पर रिटर्न 10,000 इज द मैक्सिमम कैप। ओके, क्या मैम कुछ इंटरेस्ट भी लगेगा? अब आपने लेट करा है तो यस इंटरेस्ट भी लगेगा। इंटरेस्ट विल बी 18% पर एनम ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट। जितनी टैक्स पेमेंट आप डिले करोगे ना उस पर 18% का इंटरेस्ट देते रहना। ओ अच्छा, पर एनम, दिस इज पर एनम, मतलब पूरे 12 महीनों के लिए 18%। आगे बढ़ते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट जीएसटीआर 3B, दैट इज अ समरी रिटर्न विद टैक्स पेमेंट। एक समरी रिटर्न है जिसमें जितनी इनवर्ड आपकी सप्लाईज आई और जितनी आउटवर्ड सप्लाईज आई उसकी एक समरी बनाओ, कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है वो बताओ और टैक्स को पे कर दो। ये करती हूँ मैं 3B में। ये हर रजिस्टर्ड रेगुलर टैक्स पेयर को भरनी होती है। टर्नओवर अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो मंथली भरना, टर्नओवर 5 करोड़ या उससे नीचे है तो QRMP स्कीम में क्वार्टरली भरना। ड्यू डेट है 20 तारीख अगर आप मंथली भर रहे हैं, अगर आप क्वार्टरली भर रहे हैं तो ड्यू डेट है 22 तारीख या 24 तारीख, डिपेंडिंग कि आप कौन सी स्टेट में हैं। अगर आप लेट कर देते हैं इस रिटर्न को भरने में तो इसकी लेट फीस है मैक्स 50 रुपीज पर डे। पर डे जितने दिन नहीं भरोगे उतने 50 रुपए पर डे तुम्हारे ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। दैट इज 25 फॉर CGST एंड 25 फॉर SGST, कैप दैट ₹10,000 पर रिटर्न। एग्जैक्टली सेम जो हमने किस में देखी थी, GSTR 1 में, एग्जैक्टली सेम GSTR 3B में भी है। इट इज एग्जैक्टली सेम कि आपने GSTR 3B नहीं भरी, ठीक है, 50 रुपए पर डे आपके ऊपर लेट फी चढ़ रही है विच विल बी कैप्ड एट ₹10,000 पर रिटर्न। आपने जून की, आपको, आप मंथली टैक्स पेयर हैं, टर्नओवर इज मोर देन 5 CR, ओके, यू आर सपोज टू फिल GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जून बाय 20th of July and pay the tax, right? आपने पेमेंट नहीं करी, आपने पेमेंट करी है 30th of September को फॉर जून, रिटर्न पर्टेनिंग टू जून यू फिल्ड इट ऑन 30th of September। कब करनी थी जून की? ड्यू डेट क्या थी? 20th of July। अब जितने दिन तुम रिटर्न नहीं भरोगे उतने दिन पर डे कितना लगाओ इस पे इंटरेस्ट, और लेट फी पर डे कितनी लगाओ? ₹50 की। बट मैक्सिमम कितना हो सकता है ये? 10,000। ऐसी अगर आप जुलाई की रिटर्न भी लेट भरते हो, इसकी कैलकुलेशन हो गई ये। अब मैं जुलाई की अलग से कैलकुलेशन करूंगी, 20th of अगस्त तक भर सकती हूँ और मैं भर रही हूँ 30th of November को, ठीक है। मुझे लेट फी का कैसे लगेगी? ₹50 पर डे। मैक्सिमम कितनी होगी है? ₹10,000। मैंने ऐसे नहीं कहा दोनों को मिला के रुपीज मैक्सिमम ₹10,000 है, पर रिटर्न मैक्सिमम ₹10,000 मैं आपसे नेम ऑफ लेट फी ले सकती हूँ। क्या सिर्फ लेट फी लूंगी? नहीं, मेरा पैसा तुमने देना था, तुमने नहीं दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दो उस पे। सो देयर विल बी इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम ऑन डिलेड टैक्स पेमेंट। तुमने टैक्स पेमेंट भी तो लेट करी ना, 3B में तो टैक्स पेमेंट भी करनी थी, 3B में तो बेटे टैक्स पेमेंट भी करनी थी, बट आपने कम करी है टैक्स पेमेंट, राइट? यू हैव गिवन मी my money, government's money, you have given me late, so give me interest. You have used my money for that period of time, so when you have used my money you have to give me interest on that, right? So that is why जब भी आप GSTR 3B भरेंगे तो लेट फी भी देंगे और इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट कितना? 18% पर एनम फॉर द टैक्स अमाउंट। जितना टैक्स पेमेंट होनी थी उस पर 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगेगा जब तक पेमेंट नहीं कर दोगे। Got it? चलिए आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ, आई थिंक आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लीजिए आप रेगुलर टैक्स पेयर हैं और GSTR 3B आप भरे थे। ड्यू डेट क्या है? 20 तारीख की, राइट? ड्यू डेट क्या है आपकी? 20th, राइट? 20th अप्रैल है फॉर 2025, बट आप भर रहे हैं इसको 30th अप्रैल 2025। बहुत इजी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। डिले कितना हुआ आपको? 10 days डिले हुआ। और आपकी जो वन थिंग विच यू शुड नो,
जब भी मैं GSTR 3B भर रही हूँ एंड 3BR भरते हुए मेरा कोई टैक्स की पेमेंट ही नहीं है, इफ देर इज नील पेमेंट, अगर नील पेमेंट है तो क्या मुझे तब भी GSTR 3B भरना है क्या? मुझे पता है मेरी टैक्स में कुछ पेमेंट ही नहीं निकल रही है, देर इज नील पेमेंट फॉर मी, ठीक है, तो मुझे क्या तब भी GSTR 3B भरना है? यस, आपको तब भी GSTR 3B भरना है। सेम वेज, चाहे आपका इनकम टैक्स में याद करिए, चाहे आपका नील हो इनकम, आप तब भी इनकम टैक्स रिटर्न तो भरते हैं ना, चाहे नील अमाउंट के साथ भरते हैं, राइट? सेम वेज GSTR 3B में भी, इवन इफ देर इज नील टैक्स लाइबिलिटी, आपको टैक्स पेमेंट कुछ करनी नहीं है, देन टू यू हैव टू सबमिट द रिटर्न। रिटर्न तो आप भरेंगे, पेमेंट जीरो होगी कोई बात नहीं, बट रिटर्न तो आपको तब भी भरनी है। अगर मेरी नील पेमेंट है रिटर्न, तो उसमें कितनी लेट फी पेनल्टी है? उसमें लेट फी पेनल्टी चेंज हो जाती है, उसमें लेट फी पेनल्टी इज नॉट ₹50, इट इज ₹20 पर डे, ठीक है? कितनी है नील वालों के लिए? ₹20 पर डे है तब, दैट इज 10 फॉर CGST एंड 10 फॉर SGST, ओके? मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मुझे GSTR 3B भरनी थी 20 अप्रैल 2025 तक, और मैंने भरी है 30 अप्रैल 2025 को, ओके? मुझे कितने डेज का डिले हो गया? मुझे 10 डेज का डिले हो गया। सो आई वांट टू कैलकुलेट व्हाट, आई वांट टू कैलकुलेट माय लेट फीस दैट आई हैव टू पे, दैट इज ₹50 पर डे। तो कितने डेज हो गए? 50 इंटू 10 500 हो गया, ₹50 पर डे लेट फीस है। अभी मैं सिर्फ लेट फीस की बात कर रही हूँ, दैट इज ₹50 पर डे। कितने डेज हो गए? डिले हो गया है 10 डेज का, राइट? तो मेरा टोटल लेट फीस कितनी हो गई? 50 इंटू 10, दैट इज ₹500, जिसमें से 250 विल बी फॉर CGST एंड 250 विल बी फॉर SGST, राइट? अब मैं देख रही हूँ, अगर नील वाली रिटर्न होती है, दिस इज नॉट नील रिटर्न, और अगर नील रिटर्न होती मतलब कोई पेमेंट ही नहीं है, बट मुझे नील विद ₹0 मुझे रिटर्न एज नील रिटर्न भरनी है, कि भाई जीरो पेमेंट है बट मैं फिर भी भर रही हूँ रिटर्न, तो कितना होगा? ₹20 पर डे। तो कितना अमाउंट हो गया? 20 इंटू 10, दैट इज ₹200, जिसमें से 100 इज फॉर CGST एंड 100 इज फॉर SGST, राइट? अच्छा, अगर मुझे इंटरेस्ट भी देना होता, इंटरेस्ट कितना होता? इंटरेस्ट भी तो बनता ना, इंटरेस्ट भी तो कैलकुलेट करना सीख लेना चाहिए ना मुझे, कि इंटरेस्ट कैसे लगेगा। तो मैं आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी सिखा देती हूँ। मान लीजिए यहाँ पे मेरी टैक्स लाइबिलिटी थी ₹50,000 की, ₹50,000 मेरी टैक्स लाइबिलिटी है, तभी तो फिर मेरा बनेगा ना कि इंटरेस्ट बनता है। तो इंटरेस्ट कैसे बनेगा? मेरा इंटरेस्ट बनेगा 18% पर एनम, 18% पर एनम है मेरा टैक्स, तो दैट विल बी टैक्स अमाउंट इंटू रेट इंटू डिले इन डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज। एक साल में भाई डेज में डिले हुआ है मुझे, तो मैं डेज में ही तो देखूंगी। अब ये 18% पर एनम है, मतलब 365 डेज के लिए 365 डेज के लिए 18% लगता है इंटरेस्ट। तो 1 डे के लिए कितना लगेगा इंटरेस्ट? 18% इंटू 1/365, ऐसी तो लगेगा, ऐसी तो लगेगा ना। 1 डे के लिए कितना लगेगा? 18% को मैंने लिख दिया 18/100। 1 डे के लिए कितना? अगर 365 डेज के लिए 18% है, तो 1 डे के लिए कितना लगेगा? 18% डिवाइडेड बाय 365। क्या मैं उसको ऐसे लिख सकती हूँ 18/100 इंटू 1/365, और 18% डिवाइडेड बाय 365। यूनिटरी मेथड है बेटे, यूनिटरी मेथड है, बेसिक मैथ्स है, राइट? बेसिक मैथ्स है ना। चलो अब मैं निकालती हूँ कितना इंटरेस्ट देना है मुझे इंटरेस्ट देना है 50,000 पे। कितना परसेंट इंटरेस्ट? 18 इंटू 1/365। कितने डेज के लिए? 10 डेज के लिए इंटरेस्ट देना है मुझे। तो कितना बनेगा ये? 50,000 इंटू 18/100 into 10 divided by 365, that will come to 246.58, 246.58, राइट? सब लोग कैलकुलेटर्स निकालेंगे प्लीज, कोई भी ऐसी खाली नहीं बैठेगा क्लास में, काम हो रहा है, कैलकुलेशन को साथ साथ करो। लेट फीस में अब मुझे टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? लेट फीस भी देनी है और इंटरेस्ट भी देना है। लेट फीस कितनी देनी है मुझे? 500 रुपए की। इंटरेस्ट कितना देना है? 246.58। मेरी टोटल लायबिलिटी कितनी हो गई? टोटल लायबिलिटी
टोटल लाइबिलिटी हो गई मेरी 500 प्लस 246.58 रुपीज की, कितनी हो गई 746.58 रुपीज की, राइट। ये हो गई मेरी टोटल लाइबिलिटी। सो माय टोटल लाइबिलिटी विल बी 246.58। एम आई मेकिंग सेंस टू यू? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? मुझे बताइए, क्या आपको समझ आया कि हमने एग्जैक्टली क्या करा? देखो, इंटरेस्ट पेमेंट में एक बार और बता देती हूँ, लेट फी तो आई एम श्योर इतना कुछ ज्यादा बात नहीं है, इंटरेस्ट पेमेंट में बता देती हूँ 18% पर एनम, मतलब एक साल के लिए 18% लगता है। तो 365 डेज के लिए अगर 18% लगता है तो एक दिन के लिए कितना लगेगा? 18% इंटू 1/365 या फिर 18% डिवाइडेड बाय 365, एक ही बात है। 10 दिन के लिए कितना लगेगा? अगर 1 डे के लिए इतना लग रहा है तो 10 डेज के लिए कितना लगेगा? 18% डिवाइडेड बाय 365 इंटू 10, इतना इंटरेस्ट लगेगा टोटल। इंटरेस्ट किस पे लगेगा? जितना अमाउंट मैंने नहीं पे करा उस पे लगेगा। दिस इज माय टैक्स पेमेंट, तो टैक्स लाइबिलिटी इंटू 18% फॉर 10 डेज, तो दैट विल कम टू 246.58 रुपीज। तो 500 रुपए मुझे देना है लेट फीस के, और इंटरेस्ट पेमेंट करनी है मुझे 246.58 की। तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई मेरी? टोटल लाइबिलिटी हो गई 746.58 रुपीज। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एम आई मेकिंग सेंस? अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, प्लीज पॉज, रिवाइंड, पीछे जाएं, दोबारा से सुने मैंने क्या बोला है, और इस 50,000 को चेंज करके कुछ और अमाउंट लेके देखें क्या आपका क्या आपका आंसर निकल रहा है। पहले तो 50,000 से खुद कैलकुलेट करके देखो, फिर 50,000 की जगह 60,000 लेके देखो, फिर 70,000, 80,000, 90,000, देन यू कैन चेक इट कि क्या ये ठीक है, क्या मैं जो कर रही हूँ वो सही है, राइट। यू कैन चेंज नंबर ऑफ डेज एज वेल फॉर प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hello accountants, welcome to SharpUp. This is Radhika Dua, your mentor for this accounting course. यहाँ हम आपको अकाउंटिंग कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से सिखाते हैं। आज मैं आपसे कुछ बातें करने आई हूँ। फर्स्ट, व्हाई डू यू नीड दिस अकाउंटिंग कोर्स? टू, इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव कैसा रहेगा? थर्ड, व्हाट इज द सिलेबस फॉर दिस कोर्स? एंड फोर्थ, व्हाई यू शुड चूज SharpUp. Let's talk about point number 1. Why do you need this accounting course? बिना conceptual clarity के लिए accountant बनना तो impossible है, right? Most of the accountants feel कि tally सीख लिया तो accounting सीख ली, जबकि tally सिर्फ एक accounting software है. Most of the accountants they do not know from where to start and where to end. अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्टिव है आपको प्रैक्टिकली और कंसेप्चुअली ट्रेन करने का, आपको रियल वर्ल्ड अकाउंटिंग सिखाने का, और एंड ऑफ कोर्स आपको जॉब रेडी बनाने का। बात करें सिलेबस की तो हम आपको कुछ 35 सेशंस देने वाले हैं, वेयर यू विल गेट 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट की तरफ ले जाती हूँ। यहाँ पर आपको फ्री डेमो सेशन मिलेगा। And you can click on the session wise syllabus. You can check it out here. अब अगर मैं बात करूं कि why you should choose SharpUp, देखिए we have 40+ hours of comprehensive learning. Affordable course है, सर्टिफिकेशन मिलेगी, हाँ जी सर्टिफिकेशन भी मिलेगी कंप्लीशन पे, साथ ही साथ वी हैव अ 3-day रिफंड पॉलिसी फॉर यू। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश प्लस हिंदी आपको ये कोर्स अवेलेबल होने वाला है। वी हैव ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर इन इंडस्ट्री। सो देर किस बात की है? Thank you for your time for today. I look forward कि आप हमें इस comprehensive learning में join करेंगे. Thank you. This is Radhika Dua signing off. अब हम बात करें GSTR 4 की। जो composition dealer वाले हैं
उनको एक ही बार साल में रिटर्न भरनी होती है, राइट? कि भाई हम निटिग्रिटीज में नहीं जाना चाहते, हम जो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, हमसे तो भाई एक साल में एक बार रिटर्न भरा लो, और एक प्री डिफाइंड फिक्स रेट है, फिक्स जीएसटी रेट है, उस रेट पे हमसे टैक्स ले लेना। यही पढ़ा था हमने, यही पढ़ा था हमने, राइट? कि कॉम्पोजिशन डीलर क्या कहता है, भैया प्री डिफाइंड एक फिक्स जीएसटी रेट है, मुझे कोई आईटीसी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझसे एक जीएसटी रेट फिक्स करो और जितना मेरा टर्नओवर है उस पर वो जीएसटी रेट ले लो, मैं उस पर कोई आईटीसी क्लेम नहीं करूंगा, बट शर्त यही है कि मुझसे हर महीने रिटर्न मत भरवाओ, मैं नहीं कर सकता हर महीने रिटर्न। तो हमने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, एनुअली रिटर्न भर देना, बट क्वार्टरली पेमेंट करते रहना, क्वार्टरली डिटेल्स हमें देते रहना। हमने कहा ठीक है। तो ये जो एनुअल रिटर्न है इसकी क्या है ड्यू डेट, 30th ऑफ अप्रैल फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात कर रही हूँ तो इसकी ड्यू डेट है 30th ऑफ अप्रैल 25, राइट? तो अगर मैंने 30 अप्रैल 25 तक ये नहीं पेमेंट करी तो मुझे कितनी लेट फीस लगेगी, मुझे लेट फीस लगेगी ₹200 पर डे, दैट इज ₹100 फॉर CGST, 100 फॉर SGST, विच इज कैप्ड एट ₹5000। क्योंकि साल में एक ही बार भरनी है तो मैक्सिमम हम आपसे लेट फीस के नाम पे कितना ले सकते हैं, 5000 रुपए। यहाँ पे क्या कोई टैक्स पेमेंट होनी थी, नहीं कोई टैक्स पेमेंट नहीं होनी थी एनुअली, वो तो हम आपसे क्वार्टरली ले लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ इंटरेस्ट नहीं लग रहा कोई, सिर्फ लेट फीस लग रही है, कितनी, 200 पर डे, विच इज मैक्सिमम कैप्ड एट ₹5000, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CMP 08 की। इफ यू रिमेम्बर CMP 08 किसको भरना है, जिन सब लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर रखा है एंड दे आर फाइलिंग ओनली GSTR 4, दैट इज वंस अ ईयर, एंड वो और कोई सी भी TDS GST रिटर्न्स नहीं भरने चाहते हैं, एंड दे विल बी पेइंग आर GST at a flat fixed rate and they cannot claim ITC। उनको कैसे पेमेंट करनी है, उनको पेमेंट करनी है वाया CMP 08, दैट इज अ स्टेटमेंट कम चलान फॉर कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर। अगर आप टैक्स पेयर हैं कॉम्पोजिशन स्कीम में तो आपको क्वार्टरली बाय 18th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर, यानी कि अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के क्वार्टर में खड़े हैं तो आपको 18 अक्टूबर तक पेमेंट करनी है। कहाँ कैसे पेमेंट करेंगे आप, विद वाया चलान, स्टेटमेंट कम चलान, दैट इज CMP 08। अगर आप कॉम्पोजिशन डीलर हैं तो अगर, अच्छा मैम हो सकता है कॉम्पोजिशन डीलर के पास भी, जैसे 3B में आपने बोला था कि नील रिटर्न भी भरनी पड़ती है, ऐसी कॉम्पोजिशन डीलर के पास भी तो हो सकता है कि उस क्वार्टर में उसकी हुई ना हो, टैक्स ही नहीं बनता हो, उसकी नील रिटर्न जानी हो, तो तब भी उसको CMP 08 भरना, यस, तब भी आपको नील अमाउंट के साथ इसको भरना पड़ेगा। नील, आप इसको एज जीरो अमाउंट, नील अमाउंट इसे तब भी भरेंगे, एक स्टेटमेंट आपको तब भी देनी है। अगर नहीं दी तो लेट फीस लगेगी, दैट इज ₹50 पर डे, 25 फॉर CGST एंड 25 फॉर SGST, एंड देयर इज नो कैपिंग, इस पे कोई कैप नहीं है। अब एक तो आपको इतना ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं, कॉम्पोजिशन स्कीम दे रहे हैं, बार बार नहीं भरवा रहे रिटर्न, तो एटलीस्ट टाइमली पेमेंट तो करो। और नील रिटर्न, अगर नील है रिटर्न तो अगर भाई ठीक है, ओके वी अंडरस्टैंड, आपको कुछ नहीं पे करना था तो नील के साथ आप स्टेटमेंट भर दो, अगर नहीं भरोगे नील के साथ भी तो ₹20 पर डे, दैट इज 10 फॉर CGST एंड 10 फॉर SGST। क्या कोई इंटरेस्ट भी लगेगा? हाँ जी, पेमेंट होनी है, पेमेंट होनी है, आपने पेमेंट नहीं करी, टैक्स किसका है, पैसा किसका है, गवर्नमेंट का पैसा है, आपने पेमेंट नहीं करी तो इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट आपसे, दैट इज 18% पर एनम। ठीक है, इसको आइए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर हैं और CMP 08 आपको भरना है एंड आप भर रहे हैं अपना रिटर्न जनवरी से मार्च 2024 के लिए, चलिए 2025 के लिए जनवरी से मार्च वाले जो क्वार्टर है आपका, जनवरी टू मार्च 25 के लिए आप रिटर्न भर रहे हैं। क्या है ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है, 18 तारीख तक आपको ये भरना ही भरना है, राइट? 18 अप्रैल तक आपको इसे भरना ही भरना है, ड्यू डेट इज 18th ऑफ अप्रैल 25। और आपकी टैक्स लायबिलिटी है, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है वो बन रही है 15,000 रुपए की, ठीक है,
15,000 रुपए की आपकी 15,000 रुपीज की आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। आपने 18 की जगह 28 अप्रैल को भरी है। CMP 08 आपने 28 अप्रैल को भरा। डिले कितना हुआ, पहले तो मुझे बताओ, डिले कितना हुआ 10 डेज का। लेट फीस कितनी लगेगी मैम? लेट फीस लगेगी हमारे को 50 रुपीज पर डे। क्या नील के साथ भर रहे हो? नहीं, 15,000 की लाइबिलिटी है तो लेट फीस 50 रुपए। अगर नील होती तो लाइबिलिटी कितनी होती? 20 रुपए। फिर इंटरेस्ट ही नहीं लगता, क्योंकि भाई जब पैसा मैंने आपको देना ही नहीं, नील रिटर्न है, तो इंटरेस्ट थोड़ी लगेगा। बट क्योंकि मैं 15,000 की लाइबिलिटी है मेरी, तो लेट फीस भी लगेगी 50 रुपए की और इंटरेस्ट भी लगेगा 18% का। ठीक है, तो लेट फीस है 50 रुपीज पर डे। कितने डेज का हो गया है? 10 डेज का हो गया है। तो लेट फीस हो गई टोटल 500 रुपीज की। दैट इज 250 फॉर CGST एंड 250 फॉर SGST, राइट। इंटरेस्ट कैसे लगेगा? सेम वे जैसे हमने 3B में लगाया था, सेम वे जैसे यहाँ पर भी लगेगा बेटा, सेम इंटरेस्ट लगेगा। चलो इंटरेस्ट की पेमेंट भी मैं आपको सिखा देती हूँ कैसे होएगी। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। मुझे पता है 365 डेज के लिए इंटरेस्ट लगता है कितना? 18% का, जिसको मैं लिख देती हूँ 18/100। ठीक है, तो 1 डे के लिए कितना इंटरेस्ट लगेगा? यूनिटरी मेथड है 18% अपॉन 365, या फिर मैं उसको लिख देती हूँ 18% इंटू 1/365। एक ही बात है, एक ही बात है, तो बेसिक मैथ्स है। तो 10 डेज के लिए कितना लगेगा? 18% अपॉन 365 इंटू 10 डेज, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 18/100 इंटू 1/365 इंटू 10 डेज। ये इंटरेस्ट लगना है, ये इंटरेस्ट लगना है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे लगता है। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 15,000 का। 15,000 पे 18% 10 डेज के लिए, तो कितना आएगा ये अमाउंट? एवरीबॉडी टेक आउट योर कैलकुलेटर। इस बार मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, आपको बताना है मुझे आंसर कितना आएगा। आई एम गिविंग यू 2 minutes, गो अहेड, आई विल वेट। कितना इंटरेस्ट आएगा आप बताओ मुझे, कितना इंटरेस्ट आएगा? कितना इंटरेस्ट आएगा? कितना इंटरेस्ट बनता है ये मुझे आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको, आप मुझे बताएंगे कितना इंटरेस्ट बनता है। सो द इंटरेस्ट दैट कम्स इज 73.97 रुपीज। कितना बनेगा? 73.97 रुपीज। तो मुझे टोटल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को? मुझे एक तो लेट फीस देनी पड़ेगी, कितने रुपीज की? 500 रुपीज की, और मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना? 73.97 का। तो टोटल कितनी मुझे लेट फीस देनी पड़ेगी प्लस इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 500 प्लस 73.97, दैट इज इक्वल्स टू 573.97 रुपीज। ये मेरी टोटल लाइबिलिटी है। अलॉन्ग विद जो इंटरेस्ट पेमेंट करोगे वो तो करोगे ही ना। 15,000 एज टैक्स पेमेंट प्लस इतना मुझे इंटरेस्ट और लेट फीस के नाम पे देना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एवरीबडी प्लीज लेट मी नो, एम आई क्लियर है? अगर अब आपको किसी को भी लगता है कि थोड़ी सी भी कोई दिक्कत लग रही है, प्लीज वापस जाएं एंड दोबारा से क्लास को देखें, देन यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, ऑल्सो जब मैं CMP 08 भरती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है इस अमाउंट को कि कितनी लेट फीस लग रही है। बट हम क्यों सिखा रही मैं आपको कैलकुलेशन? सो दैट यू नो कि आपको कितने का चालान बनाना है, कितना अमाउंट पेमेंट करनी है। यू शुड बी क्लियर। ऐसा तो नहीं सिस्टम कुछ भी लिखे जा रहा है, तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दैट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अकाउंटेंट्स, वेलकम टू शार्पअप। मैं हूँ राधिका दुआ, आपकी मेंटोर फॉर GST सर्टिफिकेशन कोर्स। यहाँ पर हम आपको GST प्रैक्टिकली एंड कंसेप्चुअली दोनों तरीके से सिखाते हैं। मैं आज आपसे कुछ बातें करने वाली हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हाई डू यू नीड दिस GST कोर्स। पॉइंट नंबर 2, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इस कोर्स का। पॉइंट नंबर 3, मैम सिलेबस क्या है। एंड पॉइंट नंबर 4, why do I need to choose SharpUp? चलिए आइए पॉइंट नंबर 1 पे बात करते हैं।
We know that accounting is incomplete without the knowledge of GST. बहुत सारे अकाउंटेंट्स वहाँ ये सोच रहे हैं कि GSTR 3B and 1 सीख लिया तो पूरा GST आ गया, जबकि ये दोनों तो सिर्फ 2 रिटर्न्स हैं. GST वर्ल्ड बहुत बड़ा है. Most of the accountants, they do not know from where to start and where to end. अब इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम चाहते हैं कि हम आपको कंसेप्चुअली प्लस प्रैक्टिकली दोनों तरीके से ट्रेन कर दे फॉर GST. And we want to make you ready for the real world accounting. We want to make you job ready. मैम सिलेबस कैसा रहेगा? सिलेबस की बात करें तो there are 35 sessions and 40+ hours of comprehensive learning. आइए मैं आपको अपनी वेबसाइट तक ले जाती हूँ. ये रहा मेरा GST कोर्स और यहाँ पर आप फ्री डेमो अवेल कर सकते हैं. और सेशन वाइज पूरे GST सिलेबस को देख सकते हैं. अब बात करें कि मैम हमें क्यों शार्पअप चूज करना चाहिए. सो लेट मी टेल यू दैट शार्पअप हैज ऑलरेडी ट्रेन्ड 1000+ अकाउंटेंट्स आउट देयर. हम लोग आपको लाइफ टाइम एक्सेस दे रहे हैं. क्या सर्टिफिकेशन मिलेगी? यस, कंप्लीशन पे आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगी. साथ ही साथ एक इजी लैंग्वेज में हिंदी प्लस इंग्लिश आपको ये पूरा कोर्स अवेल किया जा रहा है. यहाँ पर आपको 40+ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है. सो देर किस बात की है? गो हेड एंड एनरोल योरसेल्फ. Thank you for your time today and I'm looking forward to meet you all in this enriching class. And we are on GSTR 5, that is return for non-resident taxable person. अगर आप non-resident taxable person हैं, doesn't matter which authenticity you are from. If you are a non-resident and you are taxable person in India, you have to pay tax for all the income and accrue arised in India. For that, you have to file GSTR 5, which has to be filed monthly, और 13th of the following month को आपको इसको करना है. मतलब अगर मैं जुलाई 25 की रिटर्न भर रही हूँ तो मुझे 13th of August 25 तक ये रिटर्न भरनी है. इसमें क्या लेट फीस लगती है? लेट फीस लगती है ₹50 per day. That is 25 for CGST, 25 for SGST, which is capped at ₹5,000, for which interest is 18% per annum on delayed tax payment. Got it? There is no capped at ₹5,000. ये per return नहीं है, ये total दिया हुआ है 5,000. For GSTR 5A, return for OIDAT services मंथली होनी चाहिए. रिटर्न 5A में भरनी है और कौन सी तारीख तक भरनी है? 20 तारीख तक, 20 ऑफ द फॉलोइंग मंथ. मतलब अगर मैं सितंबर की रिटर्न भर रही हूँ तो 20th of October तक I have to file it. But if you are late in filing GSTR 5A, then the penalty is ₹200 per day. That is 100 for CGST, 100 for SGST, which is capped at ₹10,000. And interest for the same is 18% per annum on delayed tax payments. When I'm talking about GSTR 6, that is a return for ISDs, input service distributors. GSTR 6 is to be filed every month. It has to be filed and the due date is 13th of the following month. That is, if I'm filing return for November 25, then it has the due date is 30th of December, 13th of December 25. And if I'm late in doing that, the late fee is ₹50 per day. There is no capping on the same. कुछ भी capping maximum limit नहीं दी गई है. मतलब unlimited हो सकता है आपका late fees. So you have to be very very cautious. अगर आप ISD हैं तो आपको GSTR 6 every month भरना ही भरना है. Now let's talk about GSTR 7, which is very very important for all of us. It is a return for TDS deductors. अगर आप GST में TDS डिडक्ट करते हैं किसी का भी तो आपको वो TDS किसको जमा कराना होता है? गवर्नमेंट को. सारी डिटेल्स कहाँ देनी होंगी? GSTR 7 में. GSTR 7 में सब डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी. किसको देनी है?
गवर्नमेंट को देनी है। सो टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस अंडर जीएसटी, आपको हर मंथ 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ को GSTR 7 भरनी है। यानी कि अगर आपने अगस्त 2025 की रिटर्न भर रहे हैं तो बाय 10th of September 2025 you should be able to deposit and declare this TDS that you have deducted to the government। तो इस साल रिवाइज हुआ था लेट फी स्ट्रक्चर फॉर 2024-25 एज ऑन 1st of April 25। ये है लिमिट्स कि GSTR 7 के लिए आपको लेट फी ऐसे लगेगी, दैट इज 25 रुपीज अंडर CGST, 25 रुपीज अंडर SGST, टोटल इज ₹50 पर डे। मैक्सिमम कैप जो है इसकी दैट इज ₹1000 पर मंथ। ये कैपिंग पर मंथ लगा दी गई। एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन, ये कैपिंग अब पर मंथ लगाई गई है, दैट इज 500 फॉर CGST एंड 500 फॉर SGST रिगार्डलेस ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द डिले। आप डिले में कितना भी डिले कर रहे हो उसके रिगार्डलेस आपको 1000 पर मंथ है। मतलब अगर आप 15 अगले महीने की 15 तारीख तक, मान लीजिए आपकी ड्यू डेट थी 10th और आप पेमेंट कर रहे हैं 10th, आपकी ड्यू डेट थी 10th ऑफ जून एंड आप पेमेंट कर रहे हैं 15th ऑफ जुलाई को, तो हम 1 मंथ नहीं मानेंगे इसको, हम 2 मंथ मानेंगे, क्योंकि 1 मंथ तो हो गया आपका 10th ऑफ पर मंथ। अब हम आपकी पर मंथ डिले देखेंगे, पर मंथ डिले देखी जाएगी। नील टीडीएस रिटर्न है अगर किसी की, तो इफ नो टैक्स वाज डिडक्टेड एट सोर्स ड्यूरिंग द मंथ दैट इज अ नील रिटर्न इज टू बी फाइल्ड देन द लेट फी इज कंप्लीटली वेव्ड। फिर हम मानेंगे कि कोई बात नहीं, अगर आपने लेट रिटर्न भी भरी है फिर भी हम आपको लेट फी नहीं देंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक टैक्स पेयर है जिनको GSTR 7 भरना है April 25 का और उन्होंने भरा है May 15 को। क्या ड्यू डेट है मेरी ड्यू डेट है 10th of May, राइट। और मैंने एक्चुअल में रिटर्न कब फाइल करी है 15th of May को, तो कितने डेज का डिले हो गया, 5 डेज का डिले हो गया है। 5 डेज का डिले है तो 5 डेज के डिले को 50 रुपीज पर डे के हिसाब से 250 रुपीज हो गया। सिंस द मैक्सिमम लेट फी इज कैप्ड एट 1000 पर मंथ, द टैक्स पेयर इज लायबल टू पे 250 रुपीज, राइट। एडिशनल इंटरेस्ट ऑन TDS कितना हो जाएगा, 18% पर एनम। पैसा आपने लिया हुआ है, मान लीजिए आपने TDS डिडक्ट करा पर पे नहीं करा 10,000 का, तो 10,000 पे 18% फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 5 डेज। तो जो अमाउंट आएगा दैट विल बी योर पेमेंट, एक्सेस पेमेंट जो आपको अब गवर्नमेंट को करनी पड़ेगी। दिस आई एम लीविंग ऑन टू यू, क्योंकि आप फायदा नहीं उठाएं इस बात का कि एवरी कैलकुलेशन इज डन इन द क्लास। यू शुड डू इट, डू इट। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे होगा ये पे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। GSTR 8 किसको भरनी है, ई-कॉम ऑपरेटर्स को भरनी है। आप आप ई-कॉम ऑपरेटर हैं, यानी कि आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। आप एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं छोटे छोटे सप्लायर्स को कि आओ मेरे प्लेटफॉर्म पे अपने गुड्स को बेचो। आप अपने गुड्स को हमारे यहाँ भेजेंगे तो मैं आपका TCS डिडक्ट करूंगा, ठीक है। मैं आपका TCS डिडक्ट करूंगा, जिसको मैं किसको सबमिट करूंगा, गवर्नमेंट को सबमिट करूंगा, राइट। तो ये इसके लिए मुझे रिटर्न भरनी है GSTR 8 जो मंथली भरनी है। क्या ड्यू डेट है, 10th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, मतलब अप्रैल के लिए क्या ड्यू डेट हो गई, 10th of May। Late fees is 200 per day, that is 100 for CGST and 100 for SGST, which is capped at ₹10,000. Interest is charged at 18% per annum on delayed payment of TCS separate from the late fees। हमें पता है हमने गवर्नमेंट का पैसा यूज करा है तो हमें उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब द लेट फी इज ऑटोमेटिकली कंप्यूटेड बाय द GST पोर्टल एट द टाइम ऑफ filing. There is no late fee under IGST for delayed filing of। अगर आप IGST में फॉल कर रहे हैं तो उसमें कोई लेट फी नहीं होती है। This is the most important point। इस पॉइंट को प्लीज ध्यान देंगे कि अगर there is no late fee under IGST for delayed filing of GSTR 8। आगे बढ़ते हैं, मैं GSTR 9 की बात करती हूँ, दैट इज एनुअल रिटर्न फॉर रेगुलर टैक्स पेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम सब भरते हैं ये,
रेगुलर टैक्स पेयर्स को एनुअली जीएसटीआर 9 भरना है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से दें। इसको अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से एक्सीड कर गया है तो आपको एनुअली ये भरनी ही भरनी है। और कब भरनी है? 31 दिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो कितनी लेट फीस है? ये जनरल लेट फीस है। जनरली लेट फीस है 200 पर डे which is capped at 0.25 the turnover in the state or union territory। उस आपकी अलग अलग स्टेट के हिसाब से आपने उस स्टेट में, उस यूटी में जितना भी टर्नओवर करा है उसका 0.25%। अब इसमें एक अमेंडमेंट आई है, लेट फी स्ट्रक्चर फॉर जीएसटीआर 9 2024-2025 में अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर है आपका अप टू 5 CR तो आपकी लेट फीस हो गई ₹50, जिसमें मैक्सिमम लेट फीस हो सकती है 0.04% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और यूटी। अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक के बीच में है तो आपके लिए लेट फीस हो गई पर डे 100, जिसमें आपकी मैक्सिमम कैप भी है 0.04%। अगर आप 20 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं तो आपके लिए लेट फी पर डे हो गई ₹200 एंड आपका मैक्सिमम लेट फी कैप हो गया 0.50% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट यूटी। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये है लेट फी स्ट्रक्चर, इसको ध्यान से आप एक बारी देख लीजिए। आप अगर इन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपकी लेट फी अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो गई है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। टैक्स पेयर विद एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 8 करोड़। 8 करोड़ कहां पर हो? 8 करोड़ में बताओ, मतलब यहाँ है हम। फाइल्स जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑन 10th of February 26। क्या थी ड्यू डेट? ड्यू डेट क्या है मेरी? 31st of December 2025। ये है ना मेरी ड्यू डेट? मेरी ड्यू डेट ये है ना बेटा? मेरी ड्यू डेट ये है, बट मैंने कब फाइल करी है? 10th of February। कितने डेज लेट हो गई मैं? लेट हो गई हूँ 41 डेज लेट हो गई। 31 डेज में लेट हो गई हूँ जनवरी के, 10 डेज फरवरी के। कितने डेज टोटल लेट हो गए हम? 41 डेज लेट हो गए। ठीक है, तो लेट फीस पर डे कितनी है? 100। चेक करो, हाँ जी 100 है बिल्कुल। लेट फीस पर डे 100, टोटल लेट फीस हो गई 4100। मैक्सिमम कैप कितनी है? 0.04% ऑफ 8 CR दैट इज 32,000। तो क्या हम मैक्सिमम कैप से नीचे हैं? हाँ जी, हम मैक्सिमम कैप से नीचे ही हैं। तो एप्लीकेबल लेट फीस हो गई मेरी 4100 रुपीज सिंस इट्स बिलो द मैक्सिमम कैप। क्या ये बात आपको समझ आ रही है कि ये हमने कैसे करा है? I am hoping this is quite clear to everybody. If you feel there is any sort of error or any confusion here, please stop, pause करें, rewind the example, दोबारा समझने की कोशिश करो, then I'm very sure कि आपको ये दोबारा से समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और हम बात कर रहे हैं, प्लीज देयर इज सम इम्पोर्टेंट नोट दैट यू शुड कंसिडर जो जीएसटीआर 9 से परटेन करते हैं, that interest on outstanding tax in addition to the late fee and interest of 18% per annum is applicable on any outstanding tax amount calculated from the due date until the date of payment। इस बात को हाँ जी ये तो हम समझ ही रहे हैं हर बारी। फाइलिंग रिक्वायरमेंट क्या है? फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9 इज मैंडेटरी फॉर टैक्स पेयर अगर वो उनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो गया है तो। सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है लेट फीस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। नो आईजीएसटी लेट फीस, देयर इज नो लेट फी अंडर आईजीएसटी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। सीजीएसटी में 500, आईजीएसटी सॉरी सीजीएसटी में 25, आईजीएसटी में 25। एंड अगर आप वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट दिया हुआ ही है, बट आईजीएसटी में देयर इज नो लेट फी फॉर जीएसटीआर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। Hello accountant, welcome to SharpUp. I am CA Deepika Bansal.
योर मेंटोर फॉर द इनकम टैक्स कोर्स, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली। आज मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके साथ 4 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाली हूँ। नंबर 1, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। नंबर 2, कोर्स के क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। नंबर 3, कोर्स की क्या सिलेबस कवरेज होगी। एंड नंबर 4, व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। कमिंग टू फर्स्ट पॉइंट, इनकम टैक्स कोर्स को करना क्यों ज़रूरी है। आप किसी भी कंपनी के, फर्म के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को बिना इनकम टैक्स की नॉलेज के हैंडल नहीं कर सकते। दैट्स वाई इनकम टैक्स कोर्स को करना ज़रूरी है। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स ये सोचते हैं कि टीडीएस के प्रोविजंस को पढ़ लेना ही इनकम टैक्स के प्रोविजंस को पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। टीडीएस की प्रोविजंस इज जस्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर बहुत सारे अकाउंटेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम टैक्स की लर्निंग को कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए और कहाँ तक करना चाहिए। कमिंग टू सेकेंड पॉइंट कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव विद दिस कोर्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इस कोर्स को लॉन्च करने का आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली ट्रेन करना है एंड आप लोगों को प्रिपेयर करना है फॉर द रियल वर्ल्ड इनकम टैक्स कंसल्टेंसी के लिए एंड फॉर द जॉब्स, वेल पेइंग जॉब्स। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट कि इस सिलेबस की क्या कवरेज रहने वाली है। हमने इस कोर्स को टोटल 45 सेशंस में इंक्लूड किया है, जहाँ पर आप लोगों को मिलेगा मोर देन 70 आवर्स की कम्प्रिहेंसिव लर्निंग, कॉन्सेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकल। चलिए तो अब वेबसाइट पर चलते हैं और इनकम टैक्स की कोर्स को दिखाते हैं। तो दिस इज़ आवर इनकम टैक्स कोर्स। फर्दर कुछ डेमो वीडियोज़ भी है। एंड यू कैन सी कि किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में पूरे इनकम टैक्स कोर्स को हमने सेशन वाइज डिवाइड किया है, सो दैट यू कैन ईजिली स्टार्ट योर क्लासेस। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाई शुड यू चूज शार्पअप फॉर द इनकम टैक्स लर्निंग। नंबर 1, वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मोर देन 1000 accountants in India. We provide more than 70 hours comprehensive learning, conceptually as well as practically. लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलता है इस कोर्स का। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कोर्स है। 3 days नो क्वेश्चन आस्क रिफंड पॉलिसी एंड कंप्लीट करने पर आप लोगों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन दिस करियर बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी विद शार्पअप। थैंक यू सो मच। और बात करते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, जो किसको बनानी है अगर आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया है 5 करोड़ को। फ्रीक्वेंसी है एनुअली। इसकी भी कब बनानी होती है? 31 दिसंबर को बनानी होती है। क्या इसमें कोई लेट फी है? देयर इज नो स्पेसिफिक लेट फी। इट इज सब्जेक्ट टू द जर्नल पेनल्टी प्रोविजन अंडर जीएसटी। जनरल पेनल्टी जो है वो ही लगेगी। देयर इज नो स्पेसिफिक लेट फी अंडर जीएसटी 9C। अब हम फाइनल रिटर्न के बारे में बात करें। फाइनल रिटर्न कौन भरता है? जो अपने आप को डी रजिस्टर करा रहा होता है ड्यू टू एनी रीजन आप अपने आप को डी रजिस्टर करा रहे हो, या फिर अब आप एग्जेम्प्ट गुड्स बेचोगे, नहीं सॉरी नो एग्जेम्प्ट गुड्स, बट आप किसी रीजन की वजह से अपने आप को डी रजिस्टर करा रहे हो, यानी कि अपना आप रजिस्ट्रेशन या तो कैंसिल करा रहे हो या फिर सस्पेंड करा रहे हो ड्यू टू एनी रीजन। तो आपको ये 1 टाइम रिटर्न भरनी है। कब भरनी है? विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसिलेशन और द डेट ऑफ द कैंसिलेशन ऑर्डर। या तो आपने कैंसिलेशन दे दिया या फिर जब आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर मिला, इन दोनों में से जो भी लेटर है उसके विद इन 3 months आपको ये रिटर्न भरनी है। इसकी क्या लेट फीस है? इसकी लेट फीस है ₹200 पर डे, दैट इज 100 फॉर CGST, 100 फॉर SGST, with maximum cap of 0.25 of the taxpayer turnover in the state और UT। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करती हूँ मैं। अ टैक्स पेयर विद अ टर्नओवर ऑफ ₹50 lakhs। एक टैक्स पेयर है जिसका टर्नओवर है ₹50 lakhs, डिलेज दी फाइलिंग ऑफ ITR 10 by 10 days। कितने डेज का डिले हो गया है? 10 डेज का। प्रोविजन देख लेते हैं। 10 days या 200 पर डे है, तो 200 into 10 days दैट इज ₹2000।
मैक्सिमम कैप कितना है, 0.25 ऑफ टैक्स पेयर टर्नओवर, तो 0.25 फॉर 50 lakhs दैट इज 12,500। तो हम इन दोनों में से जो कम है वो पे करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम कैप कितना है 12,500, तो हम पे करेंगे लेट फीस 2,000 सिंस इट्स बिलो द मैक्सिमम कैप रेट। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं फॉर GSTR 10 that non-filing within the due date may result in a notice from tax authorities। जब आप फाइनल नहीं दोगे अपनी रिटर्न, दैट इज GSTR 10 में अगर आप थोड़ी भी डिले करते हैं तो आपके पास नोटिस आ सकता है टैक्स अथॉरिटीज के पास। इफ नॉट एड्रेस विद इन 15 डेज, अगर आप इस नोटिस को एड्रेस नहीं करते हो 15 दिनों के अंदर अंदर, फाइनल ऑर्डर विद असेस्ड टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज में बी इशूड। वो अपने आप से आपको इशू कर देंगे एक फाइनल ऑर्डर जिसमें उन्होंने आपका टैक्स भी निकाल दिया, आपका इंटरेस्ट भी निकाल दिया और सारी पेनल्टीज भी निकाल दी हैं। Interest at 18% per annum is applicable on any outstanding tax amount calculated from the due date until the date of payment. Timely filing of GSTR 10 is crucial to avoid accumulating late fees and potential compliance issue। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा compliance issue हो सकता है, क्योंकि वो लोग खुद ही आपका टैक्स असेस करेंगे, इंटरेस्ट लगाएंगे, पेनल्टीज लगाएंगे और आपको भेज देंगे। सो इट्स बेटर कि आप विद इन 3 मंथ्स भर दें, वरना 15 दिन के अंदर अंदर आपके पास एक फाइनल ऑर्डर नोटिस भी आ सकता है टैक्स अथॉरिटीज के पास से। अब हम बात कर रहे हैं GSTR 11 की, जो कि कौन भरता है इसको भरता है UIN होल्डर्स, जैसे कि एम्बेसीज हो गई, आपकी फॉरेन डिप्लोमेट्स हो गए, वो सब लोग ये भरते हैं। अगर वो लोग कोई भी इनवर्ड सप्लाई ले रहे हैं, तो उनको ये GSTR 11 में वो टैक्स रिफंड क्लेम कर सकते हैं, जिसमें मंथली ही भरना होता है। और क्या ड्यू डेट है, 28th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द मंथ विच इन्वॉल्व्स इनवर्ड सप्लाई वर रिसीव्ड। जब वो रिसीव हुई है, इसको ध्यान देंगे। लेट फीस क्या है, ₹50 पर डे, मैक्सिमम कैप इज 5,000 पर रिटर्न और इंटरेस्ट लगेगा 18% ऑन दैट आउटस्टैंडिंग टैक्स अमाउंट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे फ्रॉम विच देयर इज अ ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। ITC 04 याद करो किसका है, दिस इज जॉब वर्क रिपोर्ट। आपने कितना का जॉब वर्क अपने जॉब वर्कर को दे दिया और कितना आपको वापस मिल गया, ये सब आपको कहाँ देना होता है, ITC 04 में सारा डिक्लेरेशन करना होता है। कौन करता है इसको, जिस प्रिंसिपल ने अपने गुड्स सेंड करे हैं जॉब वर्क के लिए, उसको करना होता है ये ITC 04 में डिक्लेयर। अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो उसको हाफ ईयरली भरना है, अगर टर्नओवर 5 करोड़ तक या उससे नीचे है तो एनुअली भरना है। तो दोनों के लिए ड्यू डेट सेम है, दैट इज 25th ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। अगर आप लेट हो गए ITC 04 में, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक लेट फी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ ITC 04। एक जनरल पेनल्टी दी हुई है सेक्शन 125 में, जो कि 25,000 की है ऑन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर आफ्टर। मतलब आपको जनरल पेनल्टी विच इज सो हाई 25,000 रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आप कॉन्ट्रवीन कर रहे हो एक्ट को। यहाँ पर भी पहले भी हमने देखा है एक जगह कि देयर इज नो जनरल पेनल्टी लग जाती है, दैट इज गिवन इन सेक्शन 125, दैट इज ₹25,000 रुपीज। जस्ट इमेजिन, अगर आप रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं या फिर आप ITC 04 नहीं दे रहे हो तो सेक्शन 125 अप्लाई हो गया, जनरल प्रोविजन लग गया आपको, जो 25,000 रुपए तक का फाइन लग सकता है आपको। Just imagine how high it is, 25 up to 25,000 rupees। अब बात करते हैं हम CMP 02 की। आपको इंटीमेट करना है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम में जा रहे हैं। किसको इंटीमेट करेंगे, डिपार्टमेंट को स्कीम आपको इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं ऑप्ट कर रही हूँ, दैट आई एम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। तो कब करना होता है, ये वंस पर फाइनेंशियल ईयर देना होता है, ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। मान लो आप 24-25 में खड़े हैं और 25-26 के लिए आपको इंटीमेशन देनी है, तो कब करोगे, 31 ऑफ मार्च 2025 तक आपको ये इंटीमेशन देनी है दैट यस आई एम ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। सेम, देयर इज नो रिलेटेड फीस और इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब फॉर GST
CMP 02. However, it is important to note that opting into the composition scheme after the due date may result in the taxpayer being treated as a regular taxpayer. अगर आपने intimation नहीं दी तो हम आपको ऑटोमेटिकली ये मान लेंगे कि आप रेगुलर टैक्स पेयर बन गए हो इस बार, विच कुड लीड टू हायर टैक्स लाइबिलिटीज एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अगर आपको हमने एक बारी बाय डिफॉल्ट ये मान लिया कि आप रेगुलर टैक्स पेयर है, तो सोचो जितने भी रेगुलर टैक्स पेयर अपना कंप्लायंस कर रहा है वो आपको भी करना पड़ेगा। और अगर आपने वो नहीं करा तो सारी पेनल्टी, सारी ड्यू डेज अब आपके ऊपर भी लागू होनी शुरू हो जाएंगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इंटीमेट करें कि यस आई वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम दिस ईयर एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ITC 03 की, दैट इज ITC रिवर्सल। आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है आप उसको रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स क्यों कर रहे हैं? या तो आप स्विच कर रहे हो रेगुलर से कॉम्पोजिशन स्कीम में। अब जब कॉम्पोजिशन स्कीम में जाते हैं तो हमको पता है नो आईटीसी, तो जो पहले क्लेम कर लिया उसको रिवर्स करो, या फिर अब जो पहले आप गुड्स बेचते थे वो एग्जेम्प्ट हो गए हैं, अगर वो एग्जेम्प्ट हो गए तो उनमें आपने पहले ITC लिया होगा उसको भी रिवर्स करो, राइट। तो इसके लिए लास्ट डेट क्या है? 31st of May फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर और व्हेन स्विचिंग स्कीम्स। या तो 31 मई तक करो या फिर जब स्विच कर रहे हो स्कीम तब करो। इसमें भी कोई स्पेसिफिक लेट फीस नहीं दी गई है, पर while there is no explicit provision for interest or late fees, general provisions under CGST Act may apply. That is section 47 of the CGST Act imposes a late fee for delayed filing of returns, and section 50 imposes interest on delayed fees of the tax. However, these section primarily pertains to GSTR 3B and not directly applied to ITC 03. जनरल प्रोविजन तो फिर भी लग जाएगा, सेक्शन 125 का जनरल प्रोविजन फिर भी लग जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं लास्ट अपने फॉर्म पे आ गए हम, दैट इज RFD 11, दैट इज द लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। आप एक्सपोर्ट करते हैं और आप कह रहे हैं कि भाई जीरो रेटेड सप्लाई है मेरी, मैं इस पे IGST अभी ही नहीं पे करना चाहता, या तो मैं अभी पे करूं फिर रिफंड क्लेम करूं, बट मैं कह रहा हूं मुझसे अभी ही मत लो, डोंट टेक टैक्स फ्रॉम मी, आई वांट टू एक्सपोर्ट विदाउट द पेमेंट ऑफ IGST। दिस यू हैव टू फाइल एनुअली बिफोर कमेंसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट। आपको एक्सपोर्ट करने से पहले करना होता है, आइडियली आपको 31 मार्च तक दे देना चाहिए, अभी के लिए देयर इज नो स्पेसिफिक लेट फी और इंटरेस्ट फॉर RFD 11। however very important, however it is important to note that the failing to file LUT before initiating export or SEZ supply may result in the requirement to pay IGST on export। अगर आपने RFD 11 नहीं भरा तो अब आपको IGST की पेमेंट करनी ही पड़ेगी एक्सपोर्ट से पहले, which can be refunded later upon filing the LUT। वो आप बाद में रिफंड उसका क्लेम करना फिर जब आप LUT भरोगे, पर अभी तो आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी। ठीक, एक समरी देख लेते हैं। अगर आप कोई सा भी नॉन फाइलिंग का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? अगर लेट फीस दे रहे हो, अगर लेट फाइलिंग कर रहे हो तो लेट फीस दो प्लस इंटरेस्ट ऑन टैक्स लायबिलिटी दो, ठीक है। अगर आपने फाइल ही नहीं करा तो आपका ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकती है और आपको नोटिस भी आ जाएगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो हम सिर्फ यही बात करते आए कि लेट फीस क्या है, बट अगर आपने फाइल ही नहीं करा तो क्या होगा? तो आपका बेटे ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे और आपको नोटिस दे जाएगा। अगर आपने एक्सेस ITC क्लेम कर लिया है, आपका ITC बनता था 40,000 और आपने क्लेम कर लिया 50,000, या फिर आपने पेमेंट कम करी है टैक्स की, तो क्या? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यू पॉइंट है आपके लिए। अगर ऐसा हो जाए कि आपने ज्यादा ITC क्लेम कर लिया या फिर टैक्स कम पे करा है तो आपको 24% का इंटरेस्ट लगेगा। अभी तक देखो सिर्फ 18 पड़ रहा था, अब कह रहे हैं 24% का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस आपको पेनल्टी भी लगाएंगे। और अगर हमें पता लग गया कि तुम फ्रॉड कर रहे थे, ये फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी थी, तुम जान के ये कम कर रहे हो, तुम्हारा इंटेंशन इसके पीछे टैक्स इवेजन का था, तो तुम्हारे को 100% ऑफ टैक्स इवेडेड
फ्रॉड की पेनल्टी लग जाएगी। अगर हमें पता लगा नहीं आपका इंटेंशन फ्रॉड का नहीं था, गलती हो गई, तो आपको इन जनरल पेनल्टी लगेगी। बट अगर हमें पता लग गया कि आपका फ्रॉड इंटेंशन था तो 100% ऑफ टैक्स इवेजन की पेनल्टी लग जाएगी आपके पास। अगर आपने इनवॉइसेस इशू नहीं करा, आपको इनवॉइस बना के देना है, टैक्स इनवॉइस बनाते हो, उसमें आइटम होना चाहिए, टैक्स का रेट लिखा होना चाहिए, पार्टी का नाम लिखा होना चाहिए, HSIC नंबर होना चाहिए एंड एक्सेट्रा, बहुत सारी HSN नंबर होना चाहिए, बहुत सारी चीजें होनी चाहिए आपके इनवॉइस में। अगर आप इनवॉइस अच्छे से नहीं इशू कर रहे हैं, आप इनवॉइस में कोई डिले कर रहे हैं, या फिर आप इनवॉइस में रॉन्ग इनवॉइसेस इशू कर रहे हैं, या फिर हमें पता लग जाता है कि आप जान के इवेट कर रहे हो टैक्स, तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी कितनी, अप टू 25,000 रुपीज की। अगर आप बार बार रिपीटेड नॉन फाइलिंग करते हैं, रिपीटेड नॉन फाइलिंग अगर आप करते हैं, तो आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है या फिर सस्पेंड भी हो सकता है। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग ऑल द प्रोविजंस। इसीलिए तो आपको बताया है, इतनी सारी पेनल्टी है, इसलिए तो मैं आपको ये क्लास लगाई है आपकी। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राधिका फ्रॉम शार्पअप और मैं लेके आई हूँ आपके लिए ATC प्रोग्राम। पिछले 5 सालों में हमने देखा कि बच्चों को एग्जैक्टली किस चीज़ की ज़रूरत है। आफ्टर अ लॉट ऑफ एनालिसिस वी केम टू अ कंक्लूजन कि हमारे यूथ को ज़रूरत है स्किल्स की। So here at Sharper we came up with one-stop solution for all your problems, that is ATC program. क्या है मैम इस प्रोग्राम में? So this program is offering you 8 different modules, जहाँ पर हम जो फोकस कर रहे हैं वो सिर्फ कोर अकाउंटिंग पे नहीं है, बिकॉज अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ कोर अकाउंटिंग करके कोई भी फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल नहीं बन सकता। यू want more skills, if you want better salary, better package, if you want to upskill yourself, तो हम लेके आए आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन, जहाँ पर हम ऑफर कर रहे हैं आपको 8 डिफरेंट मॉड्यूल्स एट वन प्लेस, जैसे GST, अकाउंटिंग, कंप्लायंसेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। हमने ये तो जान लिया है कि हार्ड स्किल्स विल गेट यू द जॉब बट सॉफ्ट स्किल्स विल गेट यू फायर्ड। सो सॉफ्ट स्किल्स पे काम करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। वी आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल एनालिसिस, वी आर टॉकिंग अबाउट अलाइड लॉज एंड मच मोर। सब कुछ प्रैक्टिकली आपके सामने लेके आएंगे। Why do we want to limit ourselves to just concepts? हम चाहते हैं कि आपको conceptual clarity के साथ साथ प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्लाई करना है ये भी सिखाया जाए। क्यों ना GST के पोर्टल पे जाके ही रजिस्ट्रेशन करनी सीख लें? क्यों ना रियल टाइम GSTR 1, 3B, 9 कैसे भरना है, सब कुछ हमें एक जगह पे सिखा दिया जाए। आखिर ऑफिस में जाके करना तो यही है। तो किस बात की देरी है? Go ahead and enroll yourselves in ATC program. This is Radhika Dua signing off. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर लेट पेमेंट ऑफ GST है तो 18%, अगर एक्सेस ITC क्लेम कर लिया है जिसकी वजह से आउटपुट लाइबिलिटी कम हो गई है तो 24%. Interest is calculated on net tax liability, that is after ITC adjustment from the due date till its actual payment. Yes, we understand this, right? Late fees for delay in filing. मैं एक समरी बता देती हूँ आपको जल्दी से। GSTR 1 या 3B दे रहे हैं तो 50 रुपए पर डे, नील रिटर्न है अगर वो GSTR 1 और 3B की तो 20 रुपए पर डे है। GSTR 4 200 पर डे, GSTR 7 that is TDS return 200 per day. Not filing GST return 100 per day,
दैट इज 200 पर डे, 100 पर डे एक्ट, मतलब 100 फॉर CGST एंड 100 फॉर SGST, टोटल 200 रुपये आपको पर डे के लगेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5,000 रुपये। अगर इनकरेक्ट रिटर्न भरते हो तो 25,000 तक की आपको पेनल्टी लग सकती है। डिलिबरेट फ्रॉड कर रहे हो तो 100% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, मतलब 10,000 की तो पेनल्टी लगेगी लगेगी। आप सोचो, अगर हमें पता चल गया कि आप फ्रॉड कर रहे थे या टैक्स इवेजन कर रहे थे। लास्टली एक रीसेंट रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आप 9 या 9C का लेट फीस जो है उसको वेव कर देंगे हम फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स। QRMP स्कीम हेल्प्स स्मॉल टैक्स पेयर्स रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन, क्योंकि उनको फिर क्वार्टरली भरना पड़ेगा रादर देन मंथली भरना, राइट? सो that was all about your late fees, interest and penalties under GSTR, that is GST returns and forms। तो अब अगर आप कोई भी डिले करते हैं so it is on to you बेटे, you have to be very 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 cautious, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्ट है, बहुत सारी लेट फीस है, बहुत सारी पेनल्टीज है। सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिवेंटिंग योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम सच हेफ्टी फाइन्स, फ्रॉम सच डिलेज। फॉर दैट क्या करेंगे आप? फ्लैगिंग शुरू करो, टेक्नोलॉजी की मदद लो। लेट द कंप्यूटर, द सिस्टम गिव यू वन रिमाइंडर कि yes, your tax is due and you have to file it, your returns are due, file it। Let there be a regular checkup, let there be a statutory register maintenance, ये सारी चीजें आपको करनी ही चाहिए। So that's it from my side for this lecture. I'll meet you again in the next class. Till then, bye bye, sayonara, see you all, bye bye।